हाँ सर वहाँ सब अवेलेबल है, PYQ जी वगैरह। आपके पास है अवेलेबल? सर जी। हाँ बस अच्छी बात है, जिसके पास है, जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करे। तो कुछ सिंसियर होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिंसियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे सर वो इनसिंसियरिटी के साथ कभी भी कोई चीज अचीव नहीं होगी। सर हम्म। ग्रुप में मैसेज किया था तो एक भाई ने शेयर किए थे सर, वो बहुत पेपर और PIQ एक पूरी ड्राइव शेयर की थी, और पंकज सर ने वहाँ लिंक भी दे रखे हैं ना, उधर सब है। बहुत अच्छे, बस यही ना। तो पीवाईक्यूज लगा रहे हैं आप लोग? आप लोगों से पीवाईक्यूज हो रहे हैं? सर थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो नहीं रही है, हो रहे हैं? यूट्यूब से हो जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत देख के कहीं कहीं पर। क्या हो जा रहा है? सर कभी सर कहीं कहीं पर डाउट आ रहा था सर, कभी कभी यूट्यूब वगैरह से देख लिया तो हो जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। डाउट हो जा रहा है, यूट्यूब से देख लिया। डाउट हो जा रहा है, मुझसे ग्रुप में पूछ लो। एक काम जरूर करना पीवाईक्यूज लगाते वक्त, कि अप्रोच को सीखना। अप्रोच को सीखने का मतलब ये है कि आपको जब पता चले कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है और आपने इसका सोल्यूशन कहीं से देखा, तो उसके बाद आप उसमें देखना कि उस सोल्यूशन में अप्रोच क्या है। और उस अप्रोच को ना कहीं अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक पेज बना लो या दो पेज बना लो अपनी नोटबुक में, दो तीन पेज शुरू के छोड़ दो, या कहीं भी एक दो तीन पेज चार पेज छोड़ दो शुरू में या लास्ट में, या कहीं भी जहां आपको सही लगे। या उसकी एक अलग से पतली सी कॉपी ही बना लो और उसमें अप्रोच लिख लो। इस वाले इस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्रोच होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्रोच होगा जो मैंने नया सीखा है। तो ऐसे क्या होगा ना, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जब आप लिख लोगे और उसको बार बार पढ़ोगे ना कि ये अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है जिसमें अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि अ, नदी पार करने का, रिवर वाला क्वेश्चन था, रिवर बोट वाला क्वेश्चन था। तो उसमें उस क्वेश्चन में एक्चुअल में तीन वेरिएबल्स थे, और तीन वेरिएबल्स थे लेकिन इक्वेशंस दो थी। तो अब उस क्वेश्चन में तीन वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन दो है, तो कैसे सॉल्व होगा? जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मैं सोचा बच्चों को बता भी दूं कि इसमें अप्रोच क्या था। उसमें अप्रोच ये था कि एक वेरिएबल जो है, कुछ इस तरीके से उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, कुछ उस तरीके से उसकी वैल्यू निकाली कि जब दूसरे इक्वेशंस में हमने उसको रखा ना, तो दूसरे इक्वेशन में रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है और दो वेरिएबल्स गायब हो जा रहे हैं। है ना, t+1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है कि उसमें u की वैल्यू गायब ही हो जा रही है दूसरे इक्वेशन में रखने पर, और सिर्फ एक वेरिएबल हमको मिल जा रहा है, v का वेरिएबल मिल जा रहा है। इसकी मदद से मुझे वेलोसिटी मिल गया आसानी से। तो थे तो वेरिएबल तीन, u थी रिवर की वेलोसिटी, v थी बोट की वेलोसिटी, और t था टाइम। थी वेरिएबल तीन और इक्वेशन बन रही थी दो। तो जब हमने एक इक्वेशन में से t+1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से उठा के डाली ना दूसरे इक्वेशन में, तो होना ये हाँ चाहिए था जी। कि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बचने चाहिए थे, लेकिन बचे एक ही वेरिएबल। कट पिट के कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया, एक ही वेरिएबल बचा और हमको वेलोसिटी मिल गई थी। रिवर की वेलोसिटी थी या बोट की वेलोसिटी मिल गई थी, और उसको हमने यूज करके आगे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप घबरा जाओगे कि अरे ये तीन वेरिएबल आ रहा है, यू भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, और इक्वेशन हमारे पास दो आ रही है, तो ऐसे कैसे करें? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तीन वेरिएबल्स आएंगे लेकिन कुछ इस तरीके से इक्वेशंस सेट रहेंगी, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस पैटर्न में रहेंगी कि वैल्यू को हम उठा के डालने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जिसकी प्रॉपर वैल्यू नंबर्स में निकल जाएगी और आसानी से हम आगे क्वेश्चन कर। ऐसे क्वेश्चन अगर आप अप्रोच लिख लोगे ना चीजों को, तो आपको आसानी हो जाएगी। खैर बाकी सारी चीज बातें वही है कि कंसिस्टेंट रहो, हमेशा कंसिस्टेंट रहो। 40 क्वेश्चन लगा रहे हो फिजिक्स के डेली तो 40 लगाओ, 30 लगा रहे हो तो डेली 30 लगाओ, लेकिन लगाओ। उसके बाद अपना टाइम टेबल सेट रखो कि दिन में किस टाइम एक्टिव ब्रेन मेरा ज्यादा है और किस टाइम इनएक्टिव कम एक्टिव है। जिस टाइम एक्टिव है उस टाइम थ्योरी पढ़ना है, उस टाइम कॉन्सेप्ट डीप अंडरस्टैंडिंग करना है। जिस टाइम थोड़ा सा दिमाग इनएक्टिव है, मोस्टली रात के टाइम होता है, तो उस टाइम न्यूमेरिकल्स ज्यादा लगाने हैं। उस टाइम पैसिव स्टडी करनी है, बैठ करके सिर्फ देखना है, रिवाइज करना है जो पढ़ रखा है, जो अप्रोच लिख रखा है, जो शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, या जो होमवर्क सोल्यूशन कर रखा है। अगर वो तो डिफिकल्ट ही है कर पाना इतने टाइम में, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, एटलीस्ट क्लास नोट्स जो मैं दे रखा हूँ वो एक बार उठा के ऊपर से देख लो, या आपने कहीं अप्रोच लिख रखा है, कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं वो सारे पढ़ लो, या ऊपर ऊपर से जो चैप्टर पढ़ रखा है उसके ऊपर ऊपर से टेक्स्ट बुक से रीडिंग कर लो। ये अप्रोच आपको करना जरूरी है। तो अगर शुरू शुरू में सारी चीजें नहीं होंगी, है ना, धीरे सारी चीजें बढ़ती जाएंगी आपके साथ। शुरू में थोड़ा थोड़ा करोगे, सोचोगे मुझसे तो हो ही नहीं रहा है यार, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, 10 से ज्यादा सवाल हो ही नहीं रहे। लेकिन आपको वो 10 सवाल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे 10 से वो 12 होंगे, फिर वो 15 होंगे, फिर वो 20,
25 होंगे, 40 होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही सारे आप लगाने बैठ जाओगे, डेली के डेली 100 सवाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और अचीव कर लेना है वो स्पीड। हमेशा पहले एक्यूरेसी अपनी सही करो, एक्यूरेसी जब सही कर लोगे तो फिर उसके बाद स्पीड सही कर लोगे। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में वो दौड़ने नहीं लगता है, पहले वो धीरे धीरे चलना सीखता है। जब वो चलना सीख लेता है तब वो धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर वो सुपर फास्ट दौड़ता है। तो धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी सही कर लो, अपने कमांड सही कर लो, फिर इसके बाद स्पीड पे काम करो। लेकिन ये काम रेगुलरली आपको करना है हमेशा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के या होपलेस होकर के। आई बात समझ में? तो जेईई मेंस निकालना है तो ये सारी चीजें सीखना होगा, ये सारी चीजें करना होगा। जितने भी मेरे पास अभी 41 है वो सभी के सभी ये चीजों को समझ लें और अपने दिमाग में बांध लें कि ये चीज ऐसे करना है। अरे बेटा गॉगल्स ऐसे ही लगा रखा है, ये स्क्रीन प्रोटेक्शन के गॉगल्स है, ऐसा मुझे गॉगल्स लगा तो नहीं है, हटा देता हूँ अगर आप लोग कह रहे हो तो। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो माय नेम इज मोहम्मद अमन, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। 11th फिजिक्स का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आज की तारीख है 27/12/2024। अब अगर मैं आपसे बात करूं टॉपिक्स कवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे थे अभी तक हम, कि उसमें वेलोसिटी देख रहे थे हम, उसमें स्पीड देख रहे थे और डिस्टेंस देख रहे थे और वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्टेंस, ये सारी चीजें उसमें देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने एक चीज देख रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज हमने देख लिया कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमने समझ लिया। उसके बाद अब अगर हम आगे बात करें कि आगे हमने और क्या क्या देखना है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन टॉपिक से कितने हैं, 17, 13, 5, 2, 5 लास्ट ईयर ठीक ठाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस में आया है। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आवाज कट रही बेटा। सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, एक मिनट बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताया था। हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। वेक्टर क्वांटिटीज, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी हमने। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने और भी लगाया था, क्या कि रिलेट डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला, कैसे था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था कैसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखा था डिस्प्लेसमेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हेड टेल रूल सर, हाँ हेड टेल रूल, हेड टेल रूल भी देखा था, थोड़ी सी हेड टेल रूल की भी बात हो गई थी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखा था, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आया था। उसके बाद हमने हेड टेल रूल भी देखा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, हेड टेल्स ऐड करके कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बनता है। उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, उसके बारे में भी हमने ये सारी चीजें देख रखी थी। ठीक है, अब लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया था ना आप लोगों को। यस सर कर लिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। तो अब जरा एक क्वेश्चन आप ये करके दिखाओ। ये करवा दिया, क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन? नो सर नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना है और आपको पता है कि यहाँ पे पोजीशन का वेरिएशन दे रखा है टाइम के हिसाब से, t³ माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी बताओ बॉडी की, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी बताओ बॉडी की। जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तब आपको उसका वेलोसिटी बताना है। तो हमें ये चीज पता भी है और आगे मैं बताऊंगा भी कि अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स को, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dx/dt तो t³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3t सर, 3t² होगा ना बेटा। यस सर 3t t² का 12 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 20 सर, और ये 15 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। और इसी
पोजीशन का डिफरेंशिएशन कहलाता है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन निकल गई। अब आप क्या करो कि वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें कौन सी क्वांटिटी देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देगा। चलो इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 60 माइनस 12t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 12 0 प्लस 0। अब 0 इन्होंने बोला है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को 0 करेंगे। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12 आएगा। यहाँ से जो t की जाएगी 2 सेकंड से, गुड इवनिंग, 2 सेकंड से जाएगा। अब उसके बाद ये वैल्यू हम उठा के कहाँ डालेंगे, जहां हमें चाहिए होगी वैल्यू। क्या वैल्यू चाहिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में डाल देंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं मैं, 3t स्क्वायर, ये हमने निकाल रखा है ये वाला, ठीक है। ये पॉइंटर आता नहीं है क्या? ये जैसे पॉइंटर आ तो रहा है, ठीक तो है। पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पे? यस सर। वेलोसिटी की इक्वेशन 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, और किस टाइम पे? जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम पे। एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 है? 2 सेकंड पे। तो उस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है तो वो टाइम डाल देंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2। हाँ, सॉल्व वॉल्व करने के बाद कितना आ गया भाई? 8 मीटर पर सेकंड, यानी जनवरी 29 2024 का शिफ्ट सेकंड का आपने क्वेश्चन लगा लिया, एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकंड आपने इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ तक तो आप लोगों ने बात कर रखी है, और ये भी आप लोगों ने यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व कर रखा था रिकॉल टेस्ट में, ये 34% आ रहा था, ये आप लोगों ने सॉल्व कर रखा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक लिफ्ट चल रही है और लिफ्ट में एक पर्सन कोई खड़ा है, जैसे कि हम मान लेते हैं राजेंद्र कुमार खड़े हैं भाई, ये खड़े हैं राजेंद्र कुमार, और उनके साथ एक बॉक्स है, और बाहर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, मान लेते हैं कार्तिक सिंह खड़े हुए हैं। तो अब बताओ कि किसके फ्रेम में ये मोशन कर रहा है बॉक्स, और किसके फ्रेम में ये मोशन नहीं कर रहा है बॉक्स? तो कार्तिक के फ्रेम में मोशन कर रहा है बॉक्स, राजेंद्र के फ्रेम में रेस्ट पे है। रेस्ट पे, वेरी गुड। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख रखा था कि किसके फ्रेम में मोशन कर रहा है, ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पोजीशंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिया था, ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया था। डिस्टेंस के बारे में भी काफी बातें हमने कर ली थी, और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी हम कर चुके थे कि क्या क्या डिस्टेंस थे, सारे डिफरेंसेस हमने कर रखा था। जैसे कि ये अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस है, और अगर मैं ये बात करूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बोल देता हूं कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा या बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और क्या बात थी इसमें? तो वेक्टर क्वांटिटी और हाँ, वेक्टर तो है कि ये वेक्टर होगा, डिस्टेंस हमेशा स्केलर होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका क्या होगा भाई? वेक्टर होगा। ठीक है, और भी बातें हैं उसमें आपने ऐड कर रखी थी, मैंने भी बताया, एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, ये सारी चीजें हैं, आपको पता है, ठीक है, दैट्स इट, फाइन। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं, इम्पॉसिबल ग्राफ है। यहाँ पे क्या है भैया? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इस वजह से ये वो है, इम्पॉसिबल है। यस सर, एको हो रहा है। एको हो रही है आवाज? यस सर। रुको, ठीक है, 1 मिनट, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अभी भी एको हो रही क्या? यस सर। अभी सही होगी? यस सर। यस सर, अभी सही आ रही है। हाँ चलो, ये सारी बातें हमने देख रखी। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या था भाई कि एट ए टाइम देयर कांट बी टू पोजीशंस, एक वक्त पे दो पोजीशंस नहीं हो सकते, दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। देयर कांट बी टू डिफरेंट टू डिस्प्लेसमेंट,
एक तो ये बात इस वाले ग्राफ में बताई थी, और दूसरी बात इस ग्राफ में ये बताई थी कि टाइम नेगेटिव भी नहीं हो सकता। टाइम कांट डिक्रीज, टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, टाइम हमेशा एक ही जगह पे बढ़ता रहता है, एक ही और बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्या बोला भाई, स्पीड कांट भी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव स्पीड दिखा रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव डिस्टेंस दिखा रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम बैक जा रहा है, टाइम कांट गो बैक लिख सकते हैं, तो ये भी बेटर वर्ड होगा। और यहाँ पे एक ही टाइम पे एक पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 यहाँ पे एक दिखा रहा है, और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट 2, एक ही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 1 भी बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 भी बता रहा है, जो कि नहीं पॉसिबल है। उसके बाद स्पीड कांट भी नेगेटिव, ये आपको हमने बता रखा। स्पीड के बारे में स्पीड पढ़ लिया था क्या हमने, कि पढ़ना था अभी? Anyone tell me? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा था सर अभी पढ़ना है। नो सर। अच्छा, तो स्पीड क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से पोजीशन चेंज हो रही है किसी, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में किस तरीके से स्पीड, उसका पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, टाइम रेट चेंज। रेट का मतलब फिजिक्स में आ जाए, मतलब आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये चीज आपको मैंने शुरू के क्लास में आपको बता रखी थी कि जब भी रेट की बात आए तो मतलब टाइम से डिवाइड होता है फिजिक्स में, उसका मतलब, ठीक है। और किस चीज को डिवाइड करना है, पोजीशन को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को। आपको एक्चुअल पोजीशन को नहीं डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं या डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में किस हिसाब से वो अपनी चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या, अपनी डिस्टेंस को, अपनी पोजीशन को किस हिसाब से चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। अभी भी आपको हो रहा है? यस सर। क्या हो गया सर को अभी आ रही है कि अभी भी एक हो रही? अभी भी हो रही है। अब एक हो रही क्या? नो सर, अभी तो नहीं हुई। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन अभी आएगी आएगी आएगी, स्क्रीन आ गई। चलो, तो ये हमने बता दिया अब आपको कि ये स्पीड क्या है, मामला स्पीड का। जहां मुझे आपको लगे कि सर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है डिलीवरी की, तो आप मुझे वो रोक दीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो कर दीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर। चलो, तो अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इसके बारे में बात करूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। यानी मैंने आपको समझा दिया कि भाई उठो और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, तो आप कहीं भी चलो, किसी भी डायरेक्शन में चलो, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, दैट विल बी स्पीड आई हैव गिवन टू यू। अच्छा, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। जस्ट लाइक डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नहीं हो सकता। सीरियस यूनिट इसकी बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट इसकी बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको करना होगा मल्टीप्लाई बाई 5/18। इसी का उल्टा मैं बात करूं कि मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, 18/5 से करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 18/5। डायमेंशंस LT-1 होती है, M नहीं होता डायमेंशन। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूं तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़नी है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस। 18 से क्यों करते हैं?
5/18 से इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है किलोमीटर अपॉन आवर, तो 1 किलोमीटर अपॉन आवर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 3600 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह मैंने 1000 मीटर लिखा। अपॉन आवर, आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ऊपर से 0 नीचे से 0, ऊपर से 0 नीचे से 0 कैंसिल। 2 5 10, 2 18 36। सॉल्व करने पे ये आ गया 5/18। ये बचा है मीटर और नीचे बचा है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इस वजह से ऐसा करते हैं। ओके सर। और जब इसी का उल्टा करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करोगे, तो वहां पे भी यही सेम चीज आप कर सकते हो, मतलब वो उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। कहोगे तो करके दिखा देंगे, लेकिन आप यहाँ रख सकते हो। मीटर की जगह रख देना 1/1000 किलोमीटर, सेकंड की जगह रख देना 1/3600 आवर, और उसके बाद वो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब अगर बात करें तो स्पीड कितने टाइप की होती है, तो 4 टाइप की स्पीड है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या होता है, बॉडी जो होगी यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहलाएगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी हर 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर। यानी कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करी जा रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, 1 सेकंड में भी 3 मीटर, इस वाले में 1 सेकंड में भी 3 मीटर, इस वाले 1 सेकंड में भी 3 मीटर, इस वाले 1 सेकंड में 3 मीटर, इस वाले 1 सेकंड में भी 3 मीटर, हर 1 सेकंड में 3 मीटर। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे मैं बोला है कि भैया यहाँ पे क्या किया, हाउएवर अच्छा कितना भी छोटा इंटरवल, 1 सेकंड का इंटरवल लेके बात करें हम, चाहे 0.1 सेकंड का इंटरवल लेके बात करें हम, चाहे 0.01 सेकंड का इंटरवल, कोई सा भी टाइम इंटरवल ले लो, किसी भी छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में बात करो और देखो उसमें कितना चल रहा है, तो हर एग्जैक्ट उतने टाइम इंटरवल में डिस्टेंस एग्जैक्ट उतनी ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन और ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड इज फिक्स, स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब होता है स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी इस वाले मोशन में। जैसे एग्जांपल ले लिया, उन्होंने 1000 मीटर चला 60 सेकंड में, फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि ट्रैवल चला 500 मीटर चला 30 सेकंड्स में, 250 मीटर चला 15 सेकंड में, 125 मीटर चला 7 सेकंड में, और सो ऑन, इसी तरीके से वो चलता जा रहा है। अब इसमें इन्होंने टाइम इंटरवल सेम नहीं लिया, 60 सेकंड में 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000/60 सॉल्व करूंगा मैं तो आ जाएगा ये 50/3। यहाँ पे बात करूं मैं कि 500 मीटर में 36 सेकंड लिया, तो 500 डिस्टेंस अपॉन 36 सेकंड हो गया, सॉल्व किया, ये भी 50/3 आ गया स्पीड इसकी। यहाँ पे बात करूं 250 मीटर चला है 15 सेकंड में, तो डिस्टेंस 250 अपॉन टाइम 15, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो 50/3 आ जाएगा। आप कर सकते हो, 5 3 15 आएगा, 5 5 10। तो आप देख रहे हो, चाहे इस वाले पार्ट की बात करूं, चाहे मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, चाहे इस वाले पार्ट की बात करूं, जब मैं स्पीड निकाल रहा हूं, सब में स्पीड क्या आ रही है, सब टाइम इंटरवल में स्पीड सेम आ रही है, फिक्स आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, 50/3 आ रही है। यानी कि ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो बॉडी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ तक बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स को? यस सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वेरी गुड बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो उसमें स्पीड वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। स्पीड वेरिएबल का क्या मतलब होता है? स्पीड वेरिएबल का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर, अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करें तो वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, यानी कि 10 मीटर चला 5 सेकंड में, अगला 10 मीटर चला 3 सेकंड में, अगला 10 मीटर चला 2 सेकंड में, अगला 10 मीटर चला 15 सेकंड में। यानी कि डिस्टेंस हम सेम देख रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम में वो कवर कर रहा है, कभी ज्यादा टाइम में कवर कर रहा है, कभी कम टाइम में। बट ये बेहतर तरीका नहीं है बता, बेहतर तरीका ये है कि अनइक्वल डिस्टेंस बोलो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम फिक्स रख करके बोलो, 2 सेकंड में कितना चला, 3 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 50 मीटर चला। यानी हर 2 सेकंड में अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके डिस्टेंसेस अलग आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, कभी जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी बना दूं कि आसानी हो आपको समझने के लिए।
क्या बोल रहा है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बोल चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। ये है 1 सेकंड, ये भी है 1 सेकंड, ये भी है 1 सेकंड। यहाँ चला है 4 मीटर, यहाँ चला है 9 मीटर, यहाँ चला है 20 मीटर, यानी कि हर 1 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 1000 मीटर चला 60 सेकंड में, अगला 1000 मीटर चला 120 सेकंड में, अगला 1000 मीटर चला 50 सेकंड में। यहाँ पे डिस्टेंस को यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस को कंपेयर किया कि एक 1000 मीटर की डिस्टेंस कब कितने टाइम में कवर किया, 60 सेकंड में। अगली 1000 की डिस्टेंस 120 सेकंड में, अगली 1000 की डिस्टेंस 50 सेकंड में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस कितने कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो कभी ज्यादा टाइम ले रहा है, कभी कम। इसी का उल्टा मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया कि यहाँ पे मैंने टाइम फिक्स करके देखा, 1 सेकंड में कितना चला 4, अगले 1 सेकंड में कितना चला 9, अगले 1 सेकंड में कितना चला 20, यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि फिक्स डिस्टेंसेस जो है अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम या ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करें कि जब बॉडी की स्पीड या मोशन की स्पीड वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे आप लिख लो स्पीड नॉट कांस्टेंट, ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इस मोशन की बात हम कर रहे हैं। तो और इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जब वेरिएबल होता है, नॉट कांस्टेंट होता है, तब एवरेज स्पीड निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या कि आपसे पूछा जाए स्पीड कितनी है इस पूरी जर्नी में, तो आप कहो, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे स्पीड तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 9 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस पूरी जर्नी में स्पीड कितनी है, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, 4, 9, 20। कौन सा वाला ऑप्शन बोलोगे? अब आप 9 बोलोगे तो 20 और 4 वाले के साथ गलत हो जाएगा, 4 बोलोगे तो 9 और 20 के साथ गलत हो जाएगा, 20 बोलोगे तो 9 और 4 के साथ गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये होता है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आपको डिवाइड कर देना होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होगा वो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। आई बात समझ में? तो अब इस केस में एवरेज स्पीड आप निकाल लो। यहाँ पे 4 मीटर, 9 मीटर, 20 मीटर, कितना हो जाएगा? 29 और 4 33 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी 3 सेकंड्स। यानी कि इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास 3 ऑप्शन नहीं है कि 4 बोले, कि 9 बोले, कि 20 बोले। अब आपके पास फाइनल एक ही आंसर है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि इस पूरी जर्नी की स्पीड कितनी थी? 11 मीटर पर सेकंड थी। आई क्या बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक सेकंड दे दो मुझे। अब अगर हम आगे बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हम बात करेंगे एवरेज स्पीड से लेकर के। क्या केसेस हैं? केस नंबर 1, 2 ही इंपॉर्टेंट केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो दोनों केसेस क्या क्या है देखते हैं। पहला केस हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला कि भैया एक ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v1 स्पीड से, फिर वो एक ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v2 स्पीड से, x3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v3 स्पीड से। अब आपसे इस केस में पूछ लिया मैंने, बताना जरा कि एवरेज स्पीड कितनी हुई। तो आप कहोगे सर एवरेज स्पीड निकालने का तरीका तो आपने हमें ये बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका आपने हमें ये बताया था कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? ये x1 डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस, x3 डिस्टेंस का टोटल सम कर दो, जोड़ दो, तो आपका निकल जाएगा क्या? टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन टाइम तो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो हम टाइम को मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम दिया गया है। क्या टाइम दिया गया है? हमको क्या टाइम दिया गया है? हम कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले वाले पार्ट में जो टाइम है वो t1 है, दूसरे वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम t2 लगा, तीसरे वाले पार्ट में टाइम लगा t3 लगा। अब इस वाले पार्ट में नाम दे देते हैं पार्ट्स का, A, B,
सी डी। ए बी पार्ट में हमको डिस्टेंस पता है x1, स्पीड पता है v1, टाइम पता है t1। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम में क्या फॉर्मूला होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यूं बोले कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वो दोनों सही एक ही बात है, जो आपने बोला और जो मैंने बोला एक ही बात है। यानी डिस्टेंस कितनी है x1 और स्पीड कितनी है इस पार्ट के लिए v1 और टाइम हमने कितना माना है t1 माना है। तो यहां से हमको टाइम निकल करके आ जाएगा क्या? x1 अपॉन v1। उसी तरीके से दूसरा पार्ट बीसी वाले पार्ट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लोगे तो टाइम निकल जाएगा। उसी तरीके से तीसरे वाले पार्ट में अगर मैं आपको बात करूं कि तीसरे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी x3, स्पीड आपकी v3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम निकल। तो यहाँ पे हमको टाइम मिल गया t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन ये टाइम हमने माना है, तो जो चीजें मानते हैं उसको हम फाइनल रिजल्ट में या कैलकुलेशंस में से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको रखते नहीं है। जो चीजें माना है आपने उसको रिमूव करते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट में वो आए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 को तो एज इट इज रख देंगे, लेकिन जो टाइम हमने निकाला है, टाइम की वैल्यू क्या निकाला है यहाँ पे, x1 अपॉन v1 निकाला है, प्लस x2 अपॉन v2 निकाला है और प्लस x3 अपॉन v3 निकाला है। अब ये आपका एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, जिसमें आपको दो चीजें दी गई थी, एक डिस्टेंसेस दिए गए थे और वेलोसिटीज, अलग अलग पार्ट की अलग अलग डिस्टेंस दी गई थी और उस पार्ट की वेलोसिटीज दी गई थी और आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। के सॉल्व करना है क्या बेटा? फिर इसको फर्दर भी सॉल्व करना है एलसीएम लेके। हाँ, इसको फर्दर भी सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर के, लेकिन हम यहाँ पर ये चीज नहीं सीख रहे हैं कि हमने फॉर्मूला क्या बना लिया और हमको इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ पे अप्रोच सीख रहे हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करना नहीं है, आपको ये अप्रोच समझना है, ठीक है? अब ये नहीं कि आप इसको फॉर्मूले को बैठ के याद कर लें और उसको सॉल्व करें फर्दर, नो, that's not the thing I want you to understand in here. I want you to understand that I have given some distance and speed associated with those distances. Now what you did, you took some time, you associated some time on each part and then calculated the times according to the given data and then put the value in the average velocity formula and then you figure out the average velocity. यहाँ पे आपने क्या किया है, डिस्टेंस दिया गया था, वेलोसिटी दिया गया था, टाइम मान के रिलेशन निकाला, उसी तरीके से दूसरे पार्ट में, उसी तरीके से तीसरे पार्ट में, और नीचे टोटल टाइम था, तो जितना टाइम आपने निकाला है जोड़ के आपने रख दिया। ऊपर क्या था, डिस्टेंस था, तो जो डिस्टेंस तो शुरू में ही दी गई थी, एक पार्ट के लिए x1, दूसरे पार्ट के लिए x2, तीसरे पार्ट के लिए x3, तो टोटल तीनों डिस्टेंसेस को जोड़ दिया, तो ऊपर टोटल डिस्टेंस आ गया, नीचे टोटल टाइम आ गया। आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे अप्रोच सीखना है कि हमने किया क्या है, ठीक है? एलसीएम लेना चाहो कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अप्रोच देखो, अप्रोच क्या किया गया, बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, चलो अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसमें। अब एक पार्ट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्टेंसेस थी वो अगर इक्वल होती है, x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x3 और मान लेते x होती वो डिस्टेंसेस, तब हमारा इस एवरेज वेलोसिटी का जो बन करके आया फॉर्मूला, तो ये x प्लस x हो जाता और ऐड होकर के कितना हो जाता, 3x। किसी को नहीं समझ आया कैलकुलेशन फौरन बोलो मुझे। और ये x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3 हो जाता। नीचे में डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 3x ऊपर तो रह गया, नीचे से x कॉमन लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 हमने कॉमन ले लिया। अब जब हमने ये सारे कॉमन ले लिए, तब v एवरेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा भाई, 3x अपॉन x और इनका एलसीएम लेंगे, v2 v3 प्लस v1 v2 प्लस v1 v3 और नीचे v1 v2 v3 आ जाएगा, और इधर से x न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट रेसिप्रोकेट होकर के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। आपके पास एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन निकल है। ये आपको याद तो नहीं करना है, बस अप्रोच देखना है कि आपने किया क्या है यहाँ पर। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, यस सर। ये आपको एक दे दिया गया। अब उसके बाद एक और चीज दे दी गई आपको कि मैंने कहा, एक मिनट,
अब उसके बाद इसमें मैंने आपको केस 2 दिया। केस 2 मैंने क्या दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी मोशन कर रही है x1 डिस्टेंस, फिर उसके बाद x2 डिस्टेंस, फिर उसके बाद x3 डिस्टेंस। ये मोशन करने में टाइम t1 लगा, टाइम t2 लगा और यहाँ पे टाइम t3 लगा। करेक्ट सर? नहीं, ये तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। केस 2 एक्चुअली में ये है कि v1 स्पीड से कुछ t1 टाइम तक बॉडी चली, फिर v2 स्पीड से कुछ t2 टाइम तक बॉडी चली, और फिर v3 स्पीड से कुछ t3 टाइम तक बॉडी चली। ये इस तरीके से बॉडी का मोशन, यानी आपको वेलोसिटी दी गई है अलग अलग पार्ट की और उससे एसोसिएटेड टाइम दिया गया है अलग अलग पार्ट का, आपको डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर, डिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ, अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना होगा। तो अब हमको वी एवरेज पूछा गया। वी एवरेज का हमेशा फॉर्मूला वही होता है, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस तो दी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को मान लेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस x1 है इस पार्ट की, और इस पार्ट की डिस्टेंस x2 है, और इस पार्ट की डिस्टेंस x3। पार्ट्स का नाम, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं A B C D। अब हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी v1 plus v2 t2 plus v3 t3 वेरी upon गुड, t1 plus वेरी t2 गुड, वेरी t गुड। plus अब t3। इन्होंने क्या किया कि जो हमने डिस्टेंस माना था, इस पार्ट में हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो रिलेशन हमको स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम निकली। उसी तरीके से दूसरे पार्ट का हमको रिलेशन निकल गया, उसी तरीके से तीसरे पार्ट का हमको रिलेशन निकल गया। यानी कि डिस्टेंस तो थी x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या था t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन हमने डिस्टेंस माना था तो वो उसको हम रिलेशन में रहने नहीं दे सकते, उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन डेटा था उसके टर्म्स में, उसके फॉर्म में। v पहले दिया हुआ था, t पहले दिया हुआ था, इसको फॉर्म में हम ये वैल्यू रखेंगे। तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रिलेशन आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस वजह से एवरेज स्पीड आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो आपने स्पीड कैलकुलेट की है, ये तो आपने अप्रोच सीख लिया, यहाँ पे भी वही सेम काम किया नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इफ ऐसा होता कि t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3, तीनों टाइम बराबर होता, तीनों टाइम को हमने t मान लिया होता, तब क्या होता? जब एवरेज स्पीड में हम फॉर्मूला क्या रखते हैं भाई, v1t प्लस v2t प्लस v3t अपॉन t प्लस t, और ऊपर के तीनों टर्म्स में से t कॉमन ले लेता मैं, और v1 प्लस v2 प्लस v3 बचता, और नीचे t ऐड अप होकर के 3t हो जाता। ऊपर से t नीचे से t कैंसिल आउट हो जाता, ऐड अप होकर के फाइनल। हाँ, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से निकल जाता। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। चलो, ये बात अब हमारी क्लियर हो गई। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट पूछ सकता है। सर ना बेटा। सर आपने ये t1 t2 और t3 को t के इक्वल कैसे रखा? ये हमने बोला है, माना है, इफ बोला कि अगर ऐसा होता कि तीनों पार्ट में टाइम सेम लगता, इफ लिख दिया ना बेटा, ये हमने बोला, या तो कंडीशन दी गई। अगर अलग अलग टाइम नहीं होता, ये नहीं कि यहाँ 10 सेकंड लग रहा है या 15 सेकंड लग रहा है या 20 सेकंड लग रहा है, मैं कह रहा हूँ इसमें भी 10 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड लगता, तब क्या होता? बात समझ आई क्या? यस सर। चलो, अब हम बात कर लेते। आप किसी को कुछ पूछना है? यहाँ भी पीछे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा था इफ, अगर ऐसा होता कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती, तब क्या होता? अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? वो स्पीड जब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बोलते हैं कि इस पॉइंट पर मुझे बताओ, सर पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है, हाँ, पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछिएगा कि इस इंस्टेंट पर, जैसे तो टाइम पे पूछ जाता है कि इस इंस्टेंट पर, इस टाइम पर बताओ उस स्पीड पर, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे 4.23 सेकंड पर स्पीड बताओ, है ना, या एग्जैक्ट 5 सेकंड पे स्पीड बताओ, या एग्जैक्ट 5.29 सेकंड पे स्पीड बताओ। इस तरीके से एग्जैक्ट इसी टाइम पे मैंने आपको पूछ लिया। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल स्पीड क्या थी, है ना, या एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ, या यूनिफॉर्म स्पीड है तब नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में भी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पूरी बॉडी में स्पीड तो यूनिफॉर्म थी, स्पीड तो फिक्स थी,
तब मैंने पूछ लिया कि इस इंस्टेंट पे बताओ। तो जब स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड फिक्स है, तब मैं किसी भी इंस्टेंट पे पूछूं तो हर पॉइंट पर, हर किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड तो का आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जर्नी में उसकी स्पीड फिक्स थी जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं हम। तो ये बात सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए? सर समझ में आ रही है। न्यूमेरिकल्स में लेट कर रहे हैं टाइम, तो हम टाइम को कितना लेट करेंगे सर? टाइम को लेट कहाँ कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम दिया जाएगा, आप लेट करोगे तो वो आप उसको वेरिएबल के फॉर्म में लेट करोगे। इसमें नहीं सर, पिछले वाले में हमने निकालने के लिए सर वो किया था ना लेट की, टाइम इतना मान लेते हैं। T1 माना, T2 माना, T3 माना हमने, ठीक है? यस सर, इसको सर को हमने नंबर भी मानना है। नहीं, नंबर नहीं दिया हमने, न्यूमेरिकल्स में नहीं नंबर नहीं दिया हमने। जैसे हम मानते ना कोई चीज पता नहीं है, हमने उसको मान लिया x, तो वैसे ही x लेटर ना लेकर के मैंने T1 लेटर ले लिया है, यहाँ पे T2 लेटर ले लिया है, यहाँ पे T3 लेटर ले लिया है। तो हमने इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही लेना है, नंबर नहीं लेना। मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो न्यूमेरिकल से कर ही लो। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। A vehicle travels 4 km with a speed of 3 मीटर per hour and another 4 km with a speed of 5 km per hour average speed। ऐसे बना लो कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आपको पहली स्पीड पहले कैसे ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा कितने से ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसको मैं पहले अप्रोच से करा देता हूँ। टाइम मान लेते हैं T1 है यहाँ पे और टाइम मान लेते हैं T2 है यहाँ पे। बात समझ में आया रजविंदर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमको डिस्टेंस 4 किलोमीटर पता है, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर पता है, और टाइम T1 हमने मान रखा है। और इन तीनों चीजों में रिलेशन क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेशन ही होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। उसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी सेम करूंगा, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से मुझे टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी कितनी, 4/3 आवर्स, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा था तो यूनिट आवर होगी। यहाँ से टाइम निकलेगा 4/5 आवर। अब उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लूंगा, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 ऐड करेंगे तो 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम 4/3 और 4/5 आ रहा है यहाँ पर, तो टोटल टाइम 4/3 और ये वाला टाइम 4/5। ये एक पार्ट का टाइम 4/3, दूसरे पार्ट का टाइम 4/5, दोनों को मिला के टोटल हो जाएगा एड। अब उसके बाद ऊपर से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस 1/5। अब ये 4 2 8 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा एवरेज स्पीड के लिए, हमारे पास ऊपर 2 बचा और नीचे 1/3 प्लस 1/5 बचा। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 × 15 अपॉन 8 हो जाएगा, और ये 2 4 8 हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 7 20, 20 4 5 20। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आ गई 3.75। अब चूंकि सब किलोमीटर आवर में चल रहा था, तो फाइनल रिजल्ट किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आई क्या बात? यस सर। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप ये पूरा अप्रोच करो, मैं चाह रहा हूं कि आप ये अप्रोच लगाओ कि जब आपको डिस्टेंस इक्वल दे रखी, क्या यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल दे रखी है कि अनइक्वल दे रखी है, 4 किलोमीटर है और ये भी कितना है डिस्टेंस, हाँ। तो जब डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, तब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है तो कैसे निकालना था, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये तो 3 पार्ट के लिए थे, तो जब 2 पार्ट के लिए लगाएंगे सर v1 v2 हो जाएगा, v2 v1 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो जब हम 2 पार्ट के लिए लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए। 2v1 v2 प्लस वेरी गुड, बाय v1 v2, हाँ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या था रिलेशन, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं रहो। क्या रिलेशन था भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, v1 v2 प्लस v2 v3 था।
अब यहाँ पर अगर आप दो पार्ट के लिए लगाओगे रिलेशन तो क्या बन जाएगा आपका? तो 2v1 v2 y v1 प्लस v1 v2, v2। हाँ v1 प्लस v2। एक्चुअल में ये रिलेशन देखना, तो यहाँ पर 2 बाई ये वाला रिलेशन देखोगे ध्यान से तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये वाला रिलेशन यहाँ पे हमने क्या किया था, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, एग्जैक्ट वही रिलेशन है, वरना ये कंफ्यूज कर देगा। बिल्कुल सही बोला तुमने। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। यस सर। हाँ, क्या किया मैंने वही चीज बताई है, फिर से बता देता हूँ वही चीज। जो दो पार्ट है 2/1/v1 प्लस 1/v2, वहां 3 पार्ट था तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 4 होते पार्ट तो 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। बस इसी को सॉल्व कर लोगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे, पहला वेलोसिटी कितना था आपका 3 और दूसरी वेलोसिटी आपकी कितनी थी 5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो भैया ये तो 2 4 8 हो गया, 15/4 दोबारा से आ गया। और अभी 15/4 को सॉल्व किया तो कितना आया था 3.75 किलोमीटर। मैं चाह रहा हूँ ये याद रखो आप लोग, ये वाला पार्ट याद रखो, ना कि ये वाला अप्रोच याद रखो। ओके सर। यही वाला याद रखो कि जब इक्वल होगा तब क्या होगा, तब, क्योंकि ये टाइम बचाएगा। बात समझ आई क्या? और करना है क्या? यस सर। चलो करो, इजी दे रहा हूँ, अभी मुश्किल तो नहीं दे रहा मैं आप लोग को। ये करो, देखो यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल। यहाँ पे एक वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है। तब आपको बताना है, रिलेशन बताना है कि अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी v है तब एवरेज वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या हो। तो अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या होगा अगर दो पार्ट है तो 2/1/v1 प्लस 1/v2। क्या यही बोला था मैंने? सही है। अब v एवरेज वेलोसिटी को उन्होंने नाम दिया है v। क्या नाम दिया? सिंपली v नाम दिया, तो मैं अभी नाम दे देता हूँ v। करेक्ट। अब ये वाला पार्ट पूरा डिनोमिनेटर में है और पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो डिवीजन से किस में हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट 2 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर पूरा पार्ट डिवाइड कर रहा है और इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड से किस में हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई में सर। 1/v1 प्लस 1/v2, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 2 बचा रह गया। अच्छा, ये वाला v मल्टीप्लीकेशन में है ना इस पूरे ब्रैकेट से, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवीजन में। तो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2 डिवीजन में v। कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा भाई? सी वाला। 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ये ऑप्शन सही। बात समझ आई क्या? नहीं समझ आई बात? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। आगे सर। अब बोला इनको कि एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है x डिस्टेंस v1 स्पीड से, फिर अगली x डिस्टेंस फिर ट्रैवल करता है लेकिन स्पीड v2 रहता है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसको उन्होंने बोल दिया है कि उस एवरेज वेलोसिटी का नाम है v। तब आपको रिलेशन बताना है एवरेज वेलोसिटी v, पहली वेलोसिटी v1 और दूसरी वेलोसिटी v2 के बीच। और जब इक्वल डिस्टेंसेस रहती हैं तब हमने फॉर्मूला पीछे अभी पढ़ा न्यूमेरिकल में कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2/1/v1 प्लस 1/v2 अगर दो पार्ट हैं तो, क्योंकि दो ही पार्ट बताए, एक बार x फिर एक बार x। अगर एक और होता x चला है v1 से, फिर अगला x चला है v2 से, फिर अगला x चला है v3 से, तब फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे? 2/, होता कि 3/? होता 3/, नीचे क्या होता? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बस ऐसे ही। अगर 4 होता तो 1/v4 हो जाता और ऊपर 4 आता। बस इसको लिखा। अब ये जो पार्ट पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट किस चीज में है? डिवीजन में। और जब ये डिवीजन से उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो v मल्टीप्लीकेशन में ये पूरा ब्रैकेट आ गया, इक्वल्स इधर ही रह गया, 2 इधर रह गया। अब ये जो v है ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 के डिवीजन में है v हो गया, और इधर लेफ्ट में जो ब्रैकेट था वो एज इट इज रह गया 1/v1 प्लस 1/v2। इधर इक्वल्स है और इधर 2/v हमने किया। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर नहीं। यस सर। चलो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। बात की हमने कि किसी पॉइंट पे पूछ लिया कि इस
जब वो 3.2 मीटर डिस्टेंस पर था तब कितनी स्पीड थी, या जब वो 4.21 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी, एग्जैक्ट इंस्टेंट पे दे दिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी तक हम बात जो कर रहे थे वो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे थे, जिसमें स्पीड हमेशा फिक्स थी, कांस्टेंट थी। तो मैं कहीं भी पूछ दूं तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि वो हर जगह सेम है स्पीड। मान लो 5 की स्पीड से चल रहा है तो कहीं भी किसी भी टाइम पे पूछ लूं, किसी भी पोजीशन पे पूछ लूं, हर पॉइंट या हर पोजीशन पे उसकी स्पीड अगर 5 थी तो 5 ही रहेगी। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, sir. यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसके बाद ये था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जिसमें स्पीड कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी, कोई एक फिक्स स्पीड नहीं। तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी जर्नी की स्पीड बताओ, तब आपने उसके लिए तीसरी चीज निकाली थी, एवरेज स्पीड। करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब अगर लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरी जर्नी की नहीं स्पीड पूछना है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो है, कहीं पे ज्यादा हो रही स्पीड, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है, कहीं पे कुछ हो रही है। मैं आपसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, 4.2 सेकंड पे पूछ रहा हूँ, या 3.1 मीटर की डिस्टेंस पर पूछ रहा हूँ। अब आपसे ऐसा नहीं पूछ रहा कि पूरी जर्नी की बताओ, या यहाँ पे वो केस नहीं है कि हर जगह स्पीड सेम है। अब यहाँ पे अलग अलग स्पीड है और मैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर टाइम पर, या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, पोजीशन पर पूछ रहा हूँ। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मोस्टली टाइम किसी इंस्टेंट पर हमने आपसे पूछ लिया, उसी स्पीड को हमने बोल दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब होगा क्या, इस ऐसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं कोई एक बॉडी ट्रैवल कर रही है डेल्टा एक्स, ठीक है, ऐसे बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है, उसको मैं ग्राफ पे बनाऊंगा कि बॉडी का ऐसे ये टाइम दे दिया और ये डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बना लिया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस उसकी इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। अब मैंने कहा कि किसी द बॉडी ट्रैवल कर रही है डेल्टा एक्स, और कब ट्रैवल कर रही है? टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ टाइम से लेकर के यहाँ टाइम तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम इंटरवल जो होगा वो कहलाएगा डेल्टा टी। और इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने डिस्टेंस कवर की ये डेल्टा एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स, इसका वाई एक्सिस पे मिल गया मुझे, और टाइम इंटरवल ये डेल्टा टी मुझे एक्स एक्सिस पे मिल गया। तो इतने टाइम इंटरवल में इसने, बॉडी ने यहाँ से यहाँ ऊपर गई, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गई। ये बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ। अब आपका एवरेज स्पीड क्या है भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, टोटल टाइम डेल्टा टी। ये तो हमको समझ में आ गया, ये एवरेज स्पीड है। लेकिन मैंने तो आपसे एवरेज स्पीड की बात ही नहीं की, तो हम तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि जब मैं उस टाइम को बहुत छोटा कर दूंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम को मैं और छोटा करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले ये समझो कि यहाँ इस ये वाली जर्नी में, जिसपे ऐसे ऐसे मैं कर्विकल बना रहा हूँ डायग्राम, ये इस कर्विकल वाले में ये जो मैंने ऐसे ऐसे कर्व बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग पोजीशन पर या अलग अलग टाइम पर स्पीड अलग अलग है सब पर, हर पॉइंट पर। इस पर अलग स्पीड है, इस पर अलग स्पीड है, हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, यहाँ पर अलग स्पीड है, यहाँ पर अलग स्पीड है, हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दे रहा हूं, यानी कि ये ऐसे मोशन कर रहा था, मैंने टाइम इंटरवल पहले से कम कर दिया। अब ये मेरा टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो गया, और अब ये मेरी एक मिनट रुको, अब ये मेरा डिस्टेंस डेल्टा एक्स कम हो गया। उसके बाद मैं कर रहा हूं टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया, मैंने टाइम इंटरवल को मैंने क्या कर दिया, और छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा। ठीक है, टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया। ठीक है, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस भी जो हो जाएगी वो काफी छोटी हो जाएगी, ये बहुत छोटा। तो मैंने क्या किया, टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर रहा हूं, इतना छोटा कर रहा हूं, इतना छोटा कर रहा हूं कि वो लगभग जीरो पहुंच जाएगी। तो जब वो टाइम इंटरवल लगभग जीरो पहुंच जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट, देखो दो पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट था ए और एक पॉइंट था बी। मैंने छोटा किया तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों और पास आ गए, और टाइम इंटरवल को छोटा किया तो ए पॉइंट और बी पॉइंट और पास। ऐसे छोटा करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही, मान लोगे कि ये इतना क्लोज आ गए, इतना क्लोज आ गए हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ही आ गए।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए हैं। तो ये हमने ये वाला टाइम इंटरवल मैंने इतना छोटा कर दिया डेल्टा टी कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो गए हैं, इसी जगह पर आ गए। तो अब ये एक ही टाइम बन गया, ये जो टाइम इंटरवल है एक इंस्टेंट बन गया, एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। और ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल 4.23 सेकंड्स, मान लो कि 4.23 सेकंड्स पर हम इस टाइम इंटरवल पर बात कर रहे हैं, स्पीड कितनी है। यहाँ तक समझ में आई बात की सब हवा में जा रही है? सर हल्का फुल्का फिर से समझा दीजिए। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि बॉडी मोशन कर रही है, उसका ग्राफ बनाया मैंने, एक पॉइंट ए यहाँ लिया, एक पॉइंट बी यहाँ लिया। इस ए से बी तक के पॉइंट में जो टाइम इंटरवल लगा वो डेल्टा टी लगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई बात समझ में क्या? यस सर। हाँ, शिवम भाई माइक ऑफ कर लो। हाँ भाई माइक ऑफ कर लो। तो अब क्या हुआ कि ये हुआ, तो अब मैंने क्या किया कि देखा कि यहां से यहां तक का इस पॉइंट में टाइम इंटरवल डेल्टा टी था, डिस्टेंस डेल्टा एक्स था। मैंने टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया, छोटा हो गया पहले से। ये वाला डेल्टा टी बड़ा है, ये इसको नाम दे दो ना, डेल्टा टी1 है, और ये डेल्टा टी2। आपको दिख रहा है डेल्टा टी2 क्या है, पहले से छोटा है। ये वाला डेल्टा टी1 पहले से बड़ा है, ये डेल्टा टी2 काफी छोटा है। तो उसमें हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, डेल्टा एक्स हो गई। हमने और छोटा कर दिया, तो अब तो तुमको बहुत छोटा दिख रहा है। टाइम इंटरवल क्या दिख रहा है, ये बस इतना सा टाइम इंटरवल दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। और जब ये टाइम इंटरवल आपको बहुत छोटा सा दिख रहा है तो उसमें आपको डिस्टेंस भी बहुत छोटी सी दिख रही है। अब जब मैं कर रहा हूँ टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ, तो मैंने देखा ए और बी पहले से और पास आ गए, और छोटा किया तो और पास आ गए। अब मैं और छोटा करूंगा ना, तो इतना और छोटा करते जाऊंगा तो अब इतने पास आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों एक ही जगह पर आ गए हैं। ये दोनों 4.23 सेकंड्स पर आ गए हैं, दोनों के दोनों छोटे होते होते 4.23 सेकंड्स पर आ गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ 4.23। तो अब यहाँ पर जो ये ऐसे जो डिस्टेंस होगी इसकी बहुत ही छोटी हो जाएगी, बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो 4.23 सेकंड्स पर हम पहुंच गए हैं, टाइम इंटरवल को छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, करते करते ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे मान लो आ गए। एग्जैक्टली तो नहीं आते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि इतना छोटे हो गए कि एक ही जगह पे आ गए। जब दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो अब जो मैं स्पीड निकालूंगा उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे भाई, एवरेज। उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ तक बात समझ आई क्या? अभी बाचा है, ऐसी बात नहीं है, अभी पूरा पॉइंट। यस सर आ गई। ये बात किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं सर यहाँ पे स्पीड तो होगी ना? क्या बेटा? सर इतने टाइम में तो स्पीड कांस्टेंट होगी ना इस टाइम पे तो? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो हुआ क्या, यही बताना है। शायद स्ट्रेट लाइन पास हो जाएंगे शायद। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वेरी गुड, यही एग्जैक्टली बात बताना है जो शिवम ने बोली। आई गेस शिवम ने बोली है ना, शिवम ने बोली, एग्जैक्टली यही पॉइंट मुझे बताना है यहाँ पर। हाँ बेटा, तो वेरी गुड। हाँ, और कोई क्या पूछ रहे थे? तो ये बात मैंने बताया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स अपॉन टोटल, इनका नाम ही देते हैं डेल्टा x1, और इसका नाम दे देते हैं डेल्टा x2, इसका नाम दे देते हैं डेल्टा x3। यहाँ पे जो हमने डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t1 किया, जो कि एवरेज स्पीड हमको देगा, क्या देगा भाई, एवरेज स्पीड देगा। लेकिन आपको पता है कि इस पूरे कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करेक्ट? हेलो, यस सर। हाँ, नहीं समझ आया तो बोलो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें टाइम लगाना होगा तो हम और टाइम लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड यहाँ पर होगी। नहीं समझ आई बात? यस सर आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, 10-15 हजार करोड़ पॉइंट्स दिख रहे हैं, और हर पॉइंट्स पर क्या होगी, अलग अलग स्पीड होगी। मैंने टाइम इंटरवल और छोटा किया,
अभी भी तो कुछ पॉइंट्स तो दिख रहे हैं पहले अच्छा फर्स्ट ग्राफ से सेकंड ग्राफ में है तो पॉइंट्स कम हो गए, तो अभी भी लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्पीड होगी। सेकंड ग्राफ से थर्ड ग्राफ में जंप किया तो टाइम इंटरवल और छोटा हो गया, जिसकी वजह से अभी भी पॉइंट्स हैं लेकिन पहले से काफी कम है, तो अभी भी अलग अलग स्पीड आपको मिलेगी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ग्राफ में गया तो दोनों पॉइंट इतना पास आ गए, बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट बगल में आ गए, एकदम एक दूसरे के समझ लो ऊपर ही आ गए, एकदम बहुत क्लोज आ गए। तो ये एक ही पॉइंट बन गए, दोनों मिलकर के एक ही पॉइंट बन गए, या उन दोनों पॉइंट्स के बीच बहुत ही छोटी सी छोटी सी लेंथ है, और वो इतनी छोटी है कि उनके बीच मुश्किल से एक दो पॉइंट आएंगे, और उस एक दो पॉइंट या एक ही पॉइंट आएगा, दो पॉइंट आएगा, तो उस एक दो पॉइंट में जो स्पीड चेंज हो रही होगी ना, वो बिल्कुल ना के बराबर स्पीड चेंज हो रही है। तो उस एक दो पॉइंट में स्पीड हम मान लेंगे फिक्स, कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब यहां पर ये जो डेल्टा एक्स निकलेगा 4 और ये टाइम 4, तो यहाँ डेल्टा एक्स 4 जो कि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी 4, बहुत ही छोटा सा टाइम का जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो यहाँ पर इस छोटे से टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत लेस, समझ लो 0.00000000001 सेकंड का टाइम इंटरवल है। यहाँ क्या था, 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल था। यहाँ क्या था, 4.5 सेकंड से लेकर के 4.6 सेकंड के बीच तक का टाइम इंटरवल था। यहाँ क्या था, 4.001 से लेकर के 4.002 सेकंड तक का टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पे आप टाइम इंटरवल देखोगे कितने का था, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था। यहाँ 4.4 सेकंड से शुरू हुआ, 5 सेकंड पे खत्म हुआ, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। 4.5 से शुरू हुआ, 4.6 पे खत्म हुआ, तो 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल। 4.001 पे खत्म शुरू हुआ, 4.002 पे खत्म हुआ, तो हम कहेंगे 0.001 सेकंड का टाइम इंटरवल। यहाँ पे बहुत छोटा टाइम इंटरवल। समझ आ रही बात है कि नहीं? यस सर। सर अरे जो आपने टाइम इंटरवल बताया सर, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब इतना इतना गैप हाँ, एक रैंडम वैल्यू दे दिया मैंने आपको, रैंडम दिया समझने के लिए। आप अपने हिसाब से मान लो, 3 8 मान लो, 9 10 मान लो, कुछ मान लो। और कुछ पूछना इसमें? चलो आगे देखो। तो अब इतने छोटे से टाइम इंटरवल में अगर बात करूं, तो यहाँ पे बड़ा टाइम इंटरवल में तो बहुत सारी स्पीड है, यहाँ बहुत सारा छोटा टाइम इंटरवल तो अभी भी बहुत सारी है लेकिन पहले के मुकाबले कम है। यहाँ पे और छोटा टाइम इंटरवल, इनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दिख नहीं रहे हमको, हमारी आंखें केपेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स हैं, तो अभी भी बहुत अलग अलग स्पीड है। लेकिन जब बहुत छोटा कर दिया टाइम इंटरवल, लगभग इतना टाइम इंटरवल हो गया, तब कहूंगा लगभग स्पीड हमारी फिक्स है, कांस्टेंट हो गई। तो जब हमारी इतने छोटे टाइम इंटरवल में फिक्स, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो स्पीड्स आएंगी, एक दो पॉइंट आएंगे या मुश्किल से एक पॉइंट आएगा, तो उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। तो जब इतने छोटे टाइम इंटरवल में स्पीड की अगर हम बात करेंगे, तो वो कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी, वो फिक्स स्पीड मानी जाएगी, उतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो हम उसको फिक्स स्पीड इतने छोटे टाइम इंटरवल में मानेंगे। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स, 10-15 हजार पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स पर कई सारी अलग अलग स्पीड मिलेंगी। यहाँ पे 40-50 हजार, 80 या 90 हजार पॉइंट्स मिलेंगे, तो 40-50 हजार, 80-90 हजार अलग अलग स्पीड मिलेगी। यहाँ पे 10-15 करोड़ अलग अलग स्पीड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है, या बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी आ रहा है वेरिएशन, या बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, तो स्पीड हम फिक्स मानेंगे। तो अब इस पॉइंट पर जो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, तो इस पॉइंट पर हमारे पास कोई डाउट नहीं रहेगा कि भैया तुम तो जो एवरेज स्पीड निकाल रहे हो यहाँ पर, उसमें तो बहुत सारी अलग अलग स्पीड आ रही हैं। नहीं, यहाँ पे डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना छोटे टाइम इंटरवल में एक ही स्पीड आ रही है, कांस्टेंट ही स्पीड आ रही है। तो अब यहाँ पे जो आपने स्पीड निकाली होगी, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा, तो कोई भी मुझसे कह सकता है कि अरे नुमान सर कैसे निकाल रहे हो, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट की अलग अलग स्पीड है, तो तुम एक इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकते। यहाँ पर बहुत सारी स्पीड्स का आपने एवरेज ही निकाल दिया। मैंने कहा चलो बात सही है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं निकालूंगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करूंगा, तो वो भी एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्पीड्स आ गई। यहाँ पे भी एवरेज निकालूंगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करूंगा, तो एवरेज स्पीड निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्पीड आ गई। यहाँ पर कुछ भी बच ही नहीं रहा, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो स्पीड उस छोटे 0.0001 सेकंड में स्पीड उस छोटे से टाइम इंटरवल में समझ लो चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट ही है, फिक्स है उतने छोटे से टाइम इंटरवल में। तो अब मैं जो एवरेज स्पीड निकालूंगा, वो मेरी
इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। उस स्पीड के अंदर बहुत सारी स्पीड इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारी स्पीड इंक्लूड होगी, यहाँ पे और ज्यादा स्पीड इंक्लूड होगी, यहाँ पे और ज्यादा स्पीड। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यहाँ तक किसी को बात, बच्चों को डाउट क्लियर करना है, कोई परेशानी हुई पूछो, ठीक है? किसी को डाउट है क्या? नो सर। नहीं। चलो, अब उसी चीज को हमने क्या लिखा कि ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है तो एवरेज स्पीड, लेकिन इसमें हमने कंडीशन लगा दी है, उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिट। और क्या कंडीशन लगाई है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि हमने टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया है। इतना छोटा करने पर टाइम इंटरवल, जो स्पीड उस टाइम इंटरवल के बीच आएगी वो लगभग फिक्स और लगभग कांस्टेंट आएगी। तो अब कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि तुम गलत बता रहे हो, एवरेज स्पीड नहीं तो निकाला है, उस एवरेज स्पीड के अंदर बहुत सारी स्पीड इंक्लूडेड है, नहीं कह सकते, क्योंकि इतने छोटे टाइम इंटरवल में स्पीड जो चेंज होगी या वेरी होगी वो ना के बराबर होगी और वो स्पीड कांस्टेंट ही मानी जाएगी। तो अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाला तो हमने, लेकिन एक लिमिट लगा दी, कंडीशन लगा दी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये निकालते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं dx अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस चीज को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जो कि मैथ्स का कुछ रूल्स होते हैं, जो कि अभी बच्चों ने लगाया भी था। उस मैथ के रूल्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेते हैं। बात समझ आई सारे स्टूडेंट्स को, नहीं समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट और मुझे दे दीजिए, देन आई विल एंड द क्लास। फिर एग्जैक्ट ये बातें, एग्जैक्ट सारी चीजें हैं कि वही कि ये रेट ऑफ वो स्पीड होता। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हुआ करता था। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी थी और सॉरी स्पीड वेक्टर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है। स्पीड भी तो स्केलर होगी। हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन के इक्वल, किसकी डायरेक्शन में होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट एंड डायमेंशन सेम है जैसे स्पीड के। ये भी 4 तरीके की होंगी, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बेटा? Dimensionality -1. हाँ, डायमेंशनलिटी माइनस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं लिखा है, यहाँ पे डेल्टा आर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पीछे क्या लिखा था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो बन जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही चीज यहाँ पे किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया हमने, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, dr अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी वहां डिस्टेंस अपॉन टाइम था, एवरेज वेलोसिटी यहाँ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है भैया, वेलोसिटी फिक्स, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, फिक्स, यानी कि कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोला कि अगर मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो और डायरेक्शन भी ना चेंज हो और रिमेन्स द सेम, तब ऐसे वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, बिना बदले, यानी ऐसे आगे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो अब 5 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये तो ईस्ट डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो पलट जाता है तो क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। डिस्प्लेसमेंट जब कम होने लगेगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होने लगेगी। तो कम हो गई मतलब चेंज हो गई, जब चेंज हो गई तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। इसीलिए बोला है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है बिना अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किए पलटे। अगर उसने पलट दिया तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा तो वेलोसिटी भी कम होने लगेगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, उसमें वेलोसिटी क्या होना चाहिए, फिक्स कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात समझ आई स्टूडेंट्स को कि नहीं? सर समझ आई। जिसको डाउट हो पूछो फौरन। हाँ बेटा पूछो, जिसको पूछना होगा।
आ गया समझ? ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी कहाँ है? बस छोड़ रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि इसमें वेरिएबल होती है वेलोसिटी। अच्छा, वेरिएबल होने का मतलब नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास दो चीज होती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन भी है। क्या मतलब, अगर मैं आपसे बात करूं कि हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये वाला पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ऐसे ऑब्जेक्ट चल रही है 3 मीटर पर सेकंड और फिर ऐसे 3 मीटर पर सेकंड और फिर ऐसे भी 3 मीटर पर सेकंड और ऐसे भी 3 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म। नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो दो पार्ट होते हैं इसके, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, जो उसकी वैल्यू है, तो कोई नंबर तो नहीं चेंज हो रहा, 3 है 3 है 3 है 3 है, नंबर तो उसका सेम है, वैल्यू तो उसकी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर साइड है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउन साइड है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब ऐसे मैं चला रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे राइट में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में। यहाँ पे जो नंबर है, वैल्यू है, उसकी मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, इस पोर्शन में 9 मीटर पर सेकंड है, इस पोर्शन में 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे देख रहे हो कि डायरेक्शन तो अभी भी राइट साइड है, अभी भी राइट साइड है, अभी भी राइट साइड है, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर चेंज होता जा रहा है, 5 से 9, 9 से 2। तो ऐसे केस को भी हम क्या बोलेंगे? ये भी किस चीज का केस है? यूनिफॉर्म का केस है कि नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। हाँ बेटा पूछो। ठीक है, अब एग्जैक्टली उसी चीज को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को यहाँ पे भी समझाया गया है। एग्जैक्टली जो पीछे समझाया है वही चीज यहाँ पे भी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं इस क्लास नोट्स में आपको करना होगा, समराइज कर लो। तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस, चलिए बताओ, स्पीड बता दिया, ठीक है, एवरेज स्पीड बता दिया, सर एवरेज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल एवरेज स्पीड, स्पीड, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है। एवरेज स्पीड सर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बता दी। अब उसके बाद फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, क्या? x1 प्लस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे भी वो फॉर्मूले याद नहीं है, लेकिन मुझे अप्रोच याद है। ठीक है, मैं फॉर्मूला बना तो सकता हूँ एट द मोमेंट, लेकिन एग्जैक्टली मेमोराइज नहीं मुझे फॉर्मूला, क्योंकि मुझे अप्रोच याद है, मेरा काम अप्रोच से हो जाता है। तो आप भी अप्रोच याद रखो, अप्रोच से काम बना लो। आई बात समझ में? हाँ, एक और फॉर्मूला भी, लेकिन हमें याद हो गया, जैसे कि 2/3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये कब होगा? जब आपको वेलोसिटी दी जाए और जब आपको टाइम दिया जाए, ये दोनों चीजें दी जाए, तब आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो और इक्वल डिस्टेंसेस हो। नहीं, क्या था देख लेना तुम लोग, जो भी था, मुझे भी नहीं याद रहता है, मैं जो अप्रोच याद रहती है अप्रोच से निकालता हूँ। ठीक है, यस सर। और कुछ हमने इसमें आज पढ़ा? हमने ग्राफ, हाँ ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज यूज हुए, PIQ लगाया आपने, मॉड्यूल का पार्ट यूज किया, संगेज बुक और क्लास नोट्स यूज किया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ तो मुश्किल है कवर कर पाए, लेकिन कोशिश तो करेंगे हम यही कवर करने की। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।